अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से हम स्टार्ट ले रहे हैं बायोलॉजी का। ड्यू टू सम रीज़न मैं अगेन थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तो पहले मेरा जो प्लान था वो ये था कि हम डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर तीनों सब्जेक्ट्स का कर लेंगे, बट अब दिन बहुत कम रह गए हैं। सो आई जस्ट वांट कि आप एमडी कैट देने से पहले शॉर्ट डिस्टेंस को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें एटलीस्ट। हम जो है वो एक ही दिन में एक कंप्लीट स्लॉट रिकॉर्ड करेंगे और वो अपलोड हो जाएगी चैनल पे इंशाल्लाह, जिसमें बायोलॉजी की तमाम शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो कवर करेंगे हम। और इसी तरह नेक्स्ट हम फिजिक्स की करेंगे और केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो अभी वर्किंग स्टेज पे है इंशाल्लाह। और एम डी कैट 2025 प्रोएक्टिव कंटेंट आपको एक मिलेगा इस चैनल के थ्रू, इस पेज के थ्रू, डॉक्स ऑफ समी। आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हम इसको विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और लेट्स सी कि हम जो है वो कब तक इसको रिकॉर्ड करते हैं, कितने चैप्टर हम कवर अप कर लेते हैं इस वीडियो में। आप लोगों ने इनको रिकॉल करते जाना है, मेमोराइज़ करते जाना है। अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपको ऐसा लगे कि भूल जाएगा, तो उसको आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बेसिक एमसीक्यूज़ हैं जिनमें से एमडी कैट में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। उनको हमने शॉर्ट लिस्ट किया आप लोगों के लिए और इसको जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, आप इसको देखिए। लेट्स स्टार्ट। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन, ठीक है। ये दो बातें एमसीक्यूज़ में किसी भी तरह से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। ये जो लिखे हुए हैं लाजमी नहीं है ऐसे ही आपसे ए टू जी पूछे, वो किसी भी तरह से कुछ भी उन्हीं से भी वो क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर आपके लिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकिन और म्यूरिन से बनी होती है, ठीक है। फंजाई की जो है वो काइटिन से बनी होती है और फंजाई की काइटिन से बनी होती है। अच्छा, सेल वॉल जो है वो कहाँ से जनरेट होती है? साइटोप्लाज्म उसको जनरेट करता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म उसकी सोर्स है सेल वॉल की। उसके अलावा ईच सेल जो है वो प्रोड्यूस प्राइमरी सेल वॉल अच्छा हर सेल में होती है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो सिर्फ मेच्योर सेल्स में जाके बनती है, ओनली इन स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में, ठीक है। कौन से सेल्स में होती है सेकेंडरी सेल वॉल? स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में, ठीक हो गया। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट बिटवीन, अच्छा कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और एक प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इनर मोस्ट होती है और प्राइमरी सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट होती है। इन दोनों के बीच में आती है सेकेंडरी सेल वॉल। अच्छा, पैक्टिक एसिड जो है वो पॉलीमर ऑफ ग्लैक्टोरोनिक एसिड, ठीक है। ग्लैक्टोरोनिक एसिड किसका मोनोमर है? ठीक है, तो आपको पता होगा पैक्टिक एसिड, ठीक है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, ग्लैक्टोरोनिक एसिड क्या है जी? वेरी हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, वाटर लविंग है और हाइड्रोफिलिक फॉर्म करता है साल्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जो साल्ट बनाता है और वेरी हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, वाटर लविंग। अच्छा, सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो लिग्निन की बनी हुई होती है, ठीक है। ये एक हार्ड मटेरियल होता है जो सेकेंडरी सेल वॉल को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। अच्छा, प्राइमरी सेल वॉल जो पेक्टिन की होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अच्छा प्रोटीन की कंसनट्रेशन कितनी होती है? 60 to 80% जो है वो हमारे पास प्रोटीन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और 20 to 40% जो है वो लिपिड होते हैं, ठीक है। इसकी थिकनेस जो है वो 7 नैनोमीटर, ठीक है, ये भी याद रखनी है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वो एसिमेट्रिकल होती है, ये अक्सर एमसीक्यूज़ आता है एसिमेट्रिकल, ठीक है। इसके टू हाफ्स जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते। अच्छा, ओलिगोसेक्राइड जो है वो फाउंड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कौन से कार्बोहाइड्रेट फाउंड होते हैं? ठीक है, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और ये कहाँ पे होते हैं? आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे होते हैं। लाइक अगर कोई ओलिगोसेक्राइड लगे हुए हैं तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये जिस साइड पे लगे हुए हैं ये आउटर साइड है। अच्छा, लिपिड पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है वो लिपिड पार्ट कंट्रोल करता है, ठीक है। ये 20 to 40% जो लिपिड है ये कंट्रोल करता है। अच्छा, जितना अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आएगा उतना जो है वो फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशन का सिंबल है। तो जितना अनसेचुरेटेड होगा उतनी फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा होगी। अच्छा, कंजुगेटेड लिपिड्स जो हैं वो वर्क कैसे करते हैं? सेल सरफेस मार्कर होते हैं बेसिकली, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, इस तरह के जो कंजुगेटेड लिपिड्स हैं। ग्लाइकोलिपिड वो सी ग्लाइको प्रोटीन नहीं होगा, तो ये सेल सरफेस मार्कर के तौर पे करते हैं। अच्छा, एटीपी टू साइक्लिक एएमपी, अच्छा ये कन्वर्जन हो रही है, एटीपी जो साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो रही है और इसके लिए एंजाइम कौन सा होता है? एडिनाइलेट साइक्लेज, ठीक है, ये फेडरल की बुक में है। अच्छा, उसके बाद मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स आर किस नेचर के होते हैं? मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स ग्लाइकोलिपिड इन नेचर। अच्छा, साइटोप्लाज्म में 90% वाटर होता है, ठीक है। साइक्लोसिस कॉज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। साइटोप्लाज्म की मूवमेंट जो है वो माइक्रोफिलामेंट मूव करवाते हैं।
अच्छा, साइटोप्लाज्म क्या है? एक्ट एज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म की साइट है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जहाँ पे होता है, ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन नॉन लिविंग ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या होगा, एक तो मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग करता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स करता है, ठीक है। स्टोर कैल्शियम इन मसल सेल्स, ठीक है। मसल की वो एक पूरी वो जो कहानी हमने पढ़ी थी, मसल में कैल्शियम स्टोर होता है और फिर वो माइक्रोफिलामेंट स्लाइड मूव होते हैं और फिर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं एक्टिन मायोसिन के साथ। तो वहाँ पे जो है वो कैल्शियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। उसके अलावा सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है। अब वो आपको एमसीक्यूज दे सकता है कि टेस्टोस्टेरोन इज़ मेड बाय, तो नीचे ऑप्शन अगर आपको दे दे RER SER और इस तरह से दो और दे दे, तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो लिपिड की नेचर का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसका जो फॉर्मेशन है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं जी, राइबोसोम के नॉन मेम्ब्रेनस हैं, ठीक है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस, राइबोसोम अटैच कंट्रोल। राइबोसोम की जो अटैचमेंट होती है, दो राइबोसोम होते हैं, एक स्मॉल पार्ट एक लार्ज पार्ट, तो उन दोनों की जो अटैचमेंट होती है वो कंट्रोल करता है एक आयन जो कि है मैग्नीशियम आयन, ठीक है। अच्छा, सैक्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो एक सैक्स होती हैं, एक थैलियाँ होती हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, उनको हम कहते हैं सिस्टर नहीं, ठीक है। और इसको कंफ्यूज नहीं करना, आगे एक और आएगा इसी तरह की सिस्टर नहीं, इसलिए मैंने स्टार किया हुआ है। अच्छा, सेल सिक्रीशन जो है वो कैरिड बाय, सेल सिक्रीशन कौन करता है? जिस सेल में सिक्रीशन की बहुत ज़रूरत होगी उस सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होगा। अक्सर ऐसे एमसीक्यूज आते हैं कि सेल विच नीड सिक्रीशन हैव द मोर ऑर्गेनेलीज विच वन, तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो उसमें ज़्यादा होगा जिसको सिक्रीशन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो कन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स फ्रेगमोप्लास्ट जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। फ्रेगमोप्लास्ट वो जो सेल डिवीजन में एक बीच में एक बाउंड्री बनती है और फिर वहाँ से वो सेल वॉल बन जाती है। अच्छा, गोल्जी वेजिकल जो है वो रिलीज़ कहाँ से होती है, ठीक है। ट्रांस फेज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी ट्रांस फेज से गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ट्रांस फेज से गोल्जी वेजिकल जो एक रिलीज़ होती है, एक मैसेज जो रिलीज़ होता है वो ट्रांस फेज से होता है, ठीक है। अच्छा, न्यू सिस्टर्नी फाउंड बाय, न्यू सिस्टर्नी कैसे बनती हैं? तो वो बडिंग ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे ट्यूब होती है, वो बड हो गए और उससे जो है वो न्यू सिस्टर्नी फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। ये अब इतनी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता बिकॉज टाइम भी कम है, और अगर मैं एक एक MCQ उसकी डिटेल मेंशन करने लग जाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो आप लोगों को अगर कोई चीज़ इसमें कंफ्यूज आए हो, सो आपको अब इस टाइम पे कोई चीज़ कंफ्यूज नहीं करेगी बिकॉज आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी हुई है। अब ये जस्ट एक बूस्टर टाइप, एक बूस्टर डोज है, लाइक जैसे वैक्सीन के बाद आपको एक बूस्टर डोज लगी थी, वैसे ही ये आपको एक बूस्टर डोज आपको आपकी प्रिपरेशन में जो है वो रोल प्ले करेगी। अच्छा, न्यू सिस्टम बडिंग ऑफ स्मूथ इन द प्लांट, लाइसोसोम की जो pH है वो एसिडिक होती है, कितनी होती है 4 से 4.5, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फूड वैक्यूल, अच्छा जो लाइसोसोम में जब फूड वैक्यूल इंटर होता है सेल के अंदर, तो वो प्राइमरी लाइसोसोम एक रिलीज होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। वो प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ मिल के एक वेजिकल में आते हैं, उसको फिर हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं जी, स्टार्वेशन पीरियड किसे कहते हैं जी, जिसमें लैक ऑफ फूड की जो है वो लैक हो, उसे हम स्टार्वेशन पीरियड। टाइसैक डिजीज़ अफेक्ट किसको करती है? ब्रेन सेल्स को। ये किसकी वजह से होती है? लिपिड कंसंट्रेशन इम्बैलेंस की वजह से ये होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लाइसोसोम लिपिड डाइजेस्टिंग लाइसोसोम जो है वो वर्क नहीं करते सही से, और फिर वो लिपिड जो है वो कम्युलेट कर जाता है ब्रेन सेल्स में, तो ये अफेक्ट करता है उसको। वैक्यूल जो है वो क्या करता है जी? प्ले रोल इन प्रोटेक्शन, प्लांट की प्रोटेक्शन करता है वैक्यूल, ठीक है। मेम्ब्रेन में वैक्यूल की उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। सेल सैप, अच्छा वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं सेल सैप, और वो मेन रिजर्वायर ऑफ इनऑर्गेनिक आयन, इनऑर्गेनिक आयन का मेन रिजर्वायर होता है वो, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये कहाँ पे डिपेंड करती है? सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। मेटाबॉलिक, जितनी आपकी सेल की फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी जो है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी होगी तो उसके थ्रू जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी फास्ट होगी, और उसके थ्रू जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर फोल्डिंग जो है वो कहती है क्रिस्टी, ठीक है। अच्छा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो वो फॉर्म्स थी उसे हम कहते हैं सिस्टर्नी,
ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो इनकी जो इनर फोल्डिंग है उसे हम कहते हैं पेरिस्टीम, ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्टेड डिवाइड एंड रीडिवाइड इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अच्छा, इटायोप्लास्ट कन्वर्ट टू क्लोरोप्लास्ट। इटायोप्लास्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट। एक्सपोजर लाइट का एक्सपोजर हो तो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट फाउंड इन पेरेन्काइमा सेल्स में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस की साइट है, यू नो वेरी वेल। 1 ग्रेनम में जो है वो 25 से 50 थैलेकोइड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 25 से 50 थैलेकोइड जो है वो 1 ग्रेनम में होती हैं, और एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेना मौजूद होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यू टू एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। न्यूक्लियर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसी को कंटिन्यू करते हुए जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आ जाता है, जिसमें पहले रफ आता है और फिर उसके बाद स्मूथ आता है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोलस अपीयर किस फेज़ में अपीयर होता है? इंटर फेज़ में न्यूक्लियोलस अपीयर होता है और डिसअपीयर हो जाता है। सेल डिवीजन के दौरान जो है वो न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, सॉरी, और ये रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जब वो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं तो वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पे अटैच होते हैं तो उसकी मूवमेंट करते हैं। अच्छा, काइनेटोकोर्स जो है वो साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। काइनेटोकोर जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पे एक साइट होती है जिसके साथ जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो न्यूक्लियोलाई, अच्छा, गिव राइज टू न्यूक्लियोलाई। अच्छा, न्यूक्लियोलाई की सोर्स क्या है? आप वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी इसे कहते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक सैटेलाइट पोर्शन होता है क्रोमोसोम पे जिसे हम जंक डीएनए कहते हैं। क्रोमोसोम स्टेन विद एसिटोकार्बाइन एंड एसिटोऑर्सिन, इसके थ्रू जब क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं उसमें स्लाइड्स में। सेल डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स। अच्छा, प्रोकैरियोट की सेल डिवीजन कैसे होती है? वो बाइनरी डिवीजन होती है, या उसे हम एमाइटोसिस भी कहते हैं, ठीक है। माइटोसिस तो जो है वो यूकैरियोट्स में होता है ना, तो प्रोकैरियोट्स में एमाइटोसिस उसे हम कहते हैं और बाइनरी डिवीजन भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, जाइलम सेल जो है वो कंडक्ट वाटर और मिनरल साल्ट जो है वो कन्वर्ट करता है जाइलम सेल, ठीक है। और फिलम जो है वो फूड को इट्स वेरी बेसिक। अच्छा, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आपको याद होगा सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में पाई जाती है, तो उसी लिए ये जो है वो स्पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। इस नेक्स्ट जो क्लोरेनकाइमेटस सेल्स, या प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती, एंड बट आई नो मतलब मैं सही कह रहा हूँ। क्लोरेनकाइमेटस सेल्स जो है वो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह। और उसके अलावा पेरेंटकाइमेटस सेल्स जो है वो स्टोर करते हैं सरप्लस फूड को, ठीक है। पेरेंट से याद कर लें, पेरेंट आपको फूड देते हैं तो पेरेंटकाइमेटस सेल्स जो है वो फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स माइटोसिस से आप याद कर लें, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो न्यू सेल्स की डिवीजन करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की। अच्छा, सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स कौन से हैं? उन्हें हम कहते हैं बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स, ठीक है। फैक्ट्री ऑफ, अच्छा, राइबोसोम की फैक्ट्री क्या है जी? न्यूक्लियोलस, हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो हमारे पास राइबोसोम की फैक्ट्री होती है, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम सबसे पहले किसने स्टडी किया था? पैलेड ने, या जो भी नाम था यार इसका। अच्छा, उसके अलावा लाइसोसोम फर्स्ट आइसोलेटेड बाय डी-डब, ठीक है। डी-डब ने सबसे पहले इसको आइसोलेट किया था लाइसोसोम को, और पैलेड ने जो है वो राइबोसोम को स्टडी किया था। अच्छा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है जी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का? ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल को देख लें हम जी, रिजेंबल विद हीम ग्रुप। क्लोरोफिल जो है वो रिजेंबल करता है हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। इन दोनों में जो है वो सिमिलैरिटीज़ आती हैं। उसमें जो है वो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और इसमें जो है वो आयरन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था। न्यूक्लियस इज ओनली विजिबल इन नॉन डिवाइडिंग फेज में, ये बात आप लोग याद रखें, डिवाइडिंग फेज में न्यूक्लियस जो है वो इनविजिबल होता है। अच्छा, प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट का प्रिकर्सर क्या है? राइबोसोमल सब यूनिट कहाँ से बनती है? तो सेंट्रल फिब्रिलर एरिया, न्यूक्लियोलस के अंदर दो एरिया होता है, एक सेंट्रल फिब्रिलर एरिया और दूसरा जो है वो एक और एरिया होता है। इसके अलावा राइबोसोम अटैच टू सिस्टर्नल सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नल सरफेस पे अटैच होते हैं, ठीक है। मीसोसोम आर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, रिसेंबल विद माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ह्यूमन सेल्स में जो है वो
यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में साइट ऑफ सेल रेस्पिरेशन होती है, और प्रोकैरियोट लाइक बैक्टीरिया में जो है वो मीसोसोम, और मीसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया ये एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट एंजाइम क्वेश्चन. इसमें ऐसा जितना ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल देर आर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि इस चैप्टर में से एमटीकैट में पूछे जाते हैं, राइट. अच्छा, लेट्स एंजाइम क्या है जी? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है. सबसे पहले कैटलिस्ट कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं, और एंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक है, ठीक है. एंजाइम्स इंक्रीज़ करते हैं स्पीड. कितनी इंक्रीज़ करते हैं भाई? 10 की 6 से 10 की 14 टाइम्स स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करते हैं. नेक्स्ट जो है वो ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है. ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं एंजाइम. उसके अलावा एक्सेप्ट राइबोजाइम्स. अच्छा, ये एक एक्सेप्शन ज़रूर याद रखनी है बच्चे. एक्सेप्शन जो है वो मोस्टली एमडीकैट में आती है. मोस्टली मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो ना, आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि यार लेफ़्ट टू राइट ट्रेंड किया जा रहा है केमिकल्स का, लेफ़्ट टू राइट साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है, वो ये नहीं पूछेगा. वो ये पूछेगा अगर बीच में एक्सेप्शन है तो ये एक्सेप्शन क्यों है, ठीक है. तो एक्सेप्शन आपने ज़रूर माइंड में रखनी है. एक्सेप्ट राइबोजाइम्स. राइबोजाइम्स जो है वो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं. ये सिर्फ आरएनए होता है, ठीक है, और बाकी जो है वो ऑल एंजाइम जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं. राइबोजाइम सिर्फ आरएनए से बना होता है. पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज जो है वो यूज़ इन पॉलीपेप्टाइड इलोंगेशन में जो है वो पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज यूज़ होता है. पॉलीपेप्टाइड की इलोंगेशन जो होती है, प्रोटीन की जो चैन बनती है पॉलीपेप्टाइड जिसे हम कहते हैं, उसकी उसमें जो है वो पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज एंजाइम है जो यूज़ होता है. अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है जी? 10,000 से 1 मिलियन माइक्रोमोल, ठीक है. ये यूनिट भी याद रखना है. 10,000 से 1 मिलियन माइक्रोमोल एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट. अच्छा, एक्टिव साइट जो है वो चार्ज बियरिंग रीजन होता है, चार्ज रीजन होती है, और 3 डायमेंशनल कैविटी होती है, ठीक है. कंसिस्ट ऑफ 3 to 12 अमाइनो एसिड. इट्स इंपॉर्टेंट. सो एक्टिव साइट में जो है वो चार्ज बियरिंग होती है और 3 डायमेंशनल होती है, और 3 to 12 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है. ये इस टाइप का एक एमसीक्यू आता है जिसमें ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन करना होता है हमने. इसी तरह से चार्ज बियरिंग भी है, 3 डायमेंशनल भी है, और इसी तरह कुछ और भी ऑप्शन दे दिया होगा जो एक्टिव साइट से रिलेटेड है. अच्छा, एल्डोलेज की जो एक्टिव साइट में कुछ एंजाइम है, ये अब फेडरल की बुक में ये मेंशन है, पंजाब की बुक में ये नहीं है, लेकिन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ रिमाइंड इन योर माइंड. अच्छा, एल्डोलेज की जो एक्टिव साइट है उसमें 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन एंड अलानिन. तो ये 3 अमाइनो एसिड जो वो एल्डोलेज की एक्टिव साइट में होते हैं. अच्छा, एंजाइम प्लस कोफैक्टर, उसको हम क्या, एंजाइम और कोफैक्टर दोनों अटैच हुए हुए हों तो उसको हम कहते हैं हॉलो एंजाइम, और अगर एंजाइम में से कोफैक्टर को निकाल दें तो वो होता है एपो एंजाइम, ठीक है. नेक्स्ट आता है पेप्सिनोजिन एक्सपोज. अच्छा, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन है. जब ये एक्सपोज होती है स्टमक में जाके HCl के साथ एक्सपोज होती है तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ दिस एंजाइम. एक्टिवेटर्स कौन से हैं जी? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं. एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं जिनमें आते हैं एग्जांपल के तौर पे आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, etc. अच्छा, ग्लूकोज प्लस ATP, हेक्सोकाइनेज प्लस, जैसे अब ये एग्जांपल दी हुई है ग्लूकोज के, ये ग्लाइकोलिसिस का एक रिएक्शन लिखा हुआ है जिसमें ग्लूकोज के साथ ATP मिलती है और हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है. तो मैग्नीशियम वहाँ पे कोफैक्टर के तौर पे जो है एक्ट कर रहा होता है, और प्रोडक्ट हमारे पास आती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस ATP. यहाँ से एक फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ चला जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है, ठीक है. कोएंजाइम जो है वो डेरिवेटिव ऑफ विटामिन्स हैं, ठीक है. विटामिन्स के डेरिवेटिव्स हैं कोएंजाइम. डिटैचेबल कोफैक्टर हैं, और एग्जांपल NAD पॉजिटिव, FAD पॉजिटिव, ATP, ये कोएंजाइम्स हैं जो कि डेरिवेटिव ऑफ विटामिन्स होते हैं. फॉस्फेटिक ग्रुप्स कौन से हैं जी? मेक कोवेलेंट, पक्का बॉन्ड बनाते हैं कोवेलेंट, ठीक है. परमानेंटली अटैच हो जाते हैं राइबोसोम के साथ, उनको उनकी शेप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनको वर्क करना अलाउ नहीं करते. मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल की जो मॉडिफाइड फॉर्म है लॉक एंड की मॉडल की, उसे हम इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं. अच्छा, लॉक एंड की एंजाइम जो है वो आर कॉल्ड नॉन रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं, ठीक है. जो लॉक एंड की एंजाइम के जो एंजाइम होते हैं वो नॉन रेगुलेटरी होते हैं. लाइक रिजिड स्ट्रक्चर होता है उनका, एक की जो है वो पर्टिकुलर लॉक में ही फिट होती है, उसका रिजिड स्ट्रक्चर होता है. कोई रिलेटिव सबस्ट्रेट रिएक्शंस नहीं होते. उसके अलावा जैसे एग्जांपल है सुक्रेज, माल्टेज, यूरिएज, ठीक है. ये
स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही टारगेट करते हैं। अच्छा, ये प्रपोज़ किसने किया था? एमिल फिशर ने लॉक एंड की प्रपोज़ किया था, और डैनियल कोशलैंड ने जो है वो इंड्यूस फिट मॉडल प्रपोज़ किया था। अच्छा, इसके जो एंजाइम है वो रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं, रिलेटेड रिएक्शन करते हैं, ठीक है, हेक्सोकाइनेज, कार्बोनिक एसिड एनहाइड्रेस। तो ये इसकी एग्जांपल में आ गया। नेक्स्ट है जी रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये नोट कर लें, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन ये एक लिमिट होती है इसकी, अगर आपके एंजाइम ख़त्म हो जाते हैं और सबस्ट्रेट आप इंक्रीज़ करते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन उस स्टेज पे फिर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, एंजाइम बहुत ज़्यादा सरप्लस में अगर है, तो फिर रेट ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो सबस्ट्रेट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन करेगा। जितना सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा उतना रेट रिएक्शन का ज़्यादा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एंजाइम के अंडर रूट के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, तो आर रेट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एंजाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज में पूछा गया है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन टू ब्रेक बॉन्ड एंड स्टार्ट रिएक्शन। अच्छा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होती है वो क्या करती है? बेसिकली बॉन्ड्स को ब्रेक करती है और स्टार्ट करती है रिएक्शन, जिसमें जो है वो रिएक्शन की स्पीड जो है वो फिर तेज़ होती है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड किस से सेंसिटिव होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टेम्परेचर चेंज से सेंसिटिव होता है, मोस्ट सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक आफ्टर, अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो पहला बॉन्ड ब्रेक होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आयनिक बॉन्ड जो है वो पीएच चेंज से सेंसिटिव होता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड जो है वो मोस्ट सेंसिटिव टू पीएच चेंज। तो पीएच के चेंज करने से जो फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक होगा वो होगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है जी पेपेन एक्ट्स बोथ इन एसिडिक एंड बेसिक। अच्छा, कुछ एंजाइम होते हैं जो एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं, कुछ होते हैं जो बेसिक में करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो दोनों में करते हैं, ठीक है। तो पेपेन ऐसा एक एंजाइम है, ये फेडरल की बुक में है, जो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में वर्क करता है। नेक्स्ट आता है जी पेप्सिन। सॉरी, अच्छा, पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है और ट्रिप्सिन जो है वो बेसिक। ये दोनों इन दोनों एंजाइम का ऑलमोस्ट काम जो है वो सेम है, ठीक है। प्रोटीन की ब्रेकडाउन करने वाले दोनों एंजाइम हैं, लेकिन एक एसिडिक मीडियम में और दूसरा बेसिक मीडियम में, ठीक है। एक इंटेस्टाइन में, एक स्टमक में। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो हैं वो क्या होते हैं और वो कैसे एंजाइम रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। अच्छा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट के साथ सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सबस्ट्रेट, ठीक है। तो वो कंपटीशन देते ही था अपने सबस्ट्रेट के साथ। अगर वो सबस्ट्रेट के साथ सिमिलर ना हो तो फिर वो कंपटीशन देंगे नहीं, फिर वो अपनी मर्ज़ी से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल्ड बाय रिलेटिव सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अच्छा, कंट्रोल्ड बाय रिलेटिव सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को हम रिलेटिव सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दें बहुत ज़्यादा, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर उसको जो है वो compete नहीं कर पाएगा, ठीक है, और फिर रिएक्शन होता रहेगा। लेकिन अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम हो तो फिर वो इनहिबिटर की कंसंट्रेशन सरपास हो जाएगी और वो उसको compete कर देगा। तो इसको हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, किसको? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को। अच्छा, नेक्स्ट ये देखते हैं जी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक है एंजाइम जो इनहिबिटेड बाय मेलोनेट, ठीक है। ये इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है और इसका नॉर्मल जो प्रोडक्ट है वो फ्यूमेरेट है, लेकिन मेलोनेट और मेलोनेट जो है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है तो फ्यूमेरेट के साथ, तो इसलिए वो ये इनहिबिट कर देता है इस एंजाइम को। तो इसका बेसिकली आप लोगों ने ये मेमोराइज़ करना है कि मेलोनेट जो है वो इनहिबिटर है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सपोर्ट करते हैं लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल को यानी रिजिड स्ट्रक्चर है। साइनाइड्स इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अच्छा, ये इनहिबिटर है जी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, एक एंजाइम है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज़ होता है, तो उसको जो इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता है और फिर डेथ हो जाती है। यूजली ये साइनाइड इस तरह के हैवी मेटल्स होते हैं लाइक मर्करी, सिल्वर, गोल्ड।
अच्छा, ये किसके साथ कंबाइन करते हैं? थायोल ग्रुप के साथ, ठीक है, ये भी याद रखते हैं। थायोल एसएच ग्रुप जो होता है डीएनए में, उसके साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। सॉरी, डीएनए में नहीं, प्रोटीन में एंजाइम की बात हो रही है। अच्छा, ब्रेक करते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज को, ठीक है, डेट मेंटेन टर्शियरी स्ट्रक्चर। अच्छा, डाइसल्फाइड ब्रिज को ब्रेक कर देते हैं और टर्शियरी स्ट्रक्चर पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फीडबैक इनहिबिशन क्या है जी? रिवर्सिबल, नॉन कम्पिटिटिव, ठीक है, नॉन कम्पिटिटिव होती है और रिवर्सिबल होती है, लाइक रुक भी जाती है और स्टार्ट भी हो जाती है। रिवर्सिबल और नॉन कम्पिटिटिव, कम्पिटिटिव नहीं है, ठीक है, किसी सबस्ट्रेट के साथ। फीडबैक मतलब प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। कम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन से हैं जी? एंटीबॉडीज़, या फेडरल की बुक के साइड बॉक्स में इंफॉर्मेशन थी। एंटीबॉडीज़, एंटी मेटाबॉलिटीज़, पेनिसिलिन, आयोडो एसीटेट, मेलोनेट एंड कोएंजाइम ए हाई कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। तो ये सारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में आते हैं। नेक्स्ट, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है? एसिटल्डिहाइड डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफोस्फेट, DFP, नर्व गैस है ये बेसिकली, जो डेथ कॉज करती है। स्मॉल कंसनट्रेशन भी अगर जो है वो इनहेल हो जाए तो डेथ कॉज करती है। इसी तरह सिल्वर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, साइनाइड्स, ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में आते हैं। नेक्स्ट आता है जी, कोफैक्टर फॉर्म करते हैं ब्रिज। अच्छा, कोफैक्टर जो है वो ब्रिज फॉर्म करते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में, ठीक है। हीट प्रोवाइड करती है, एक्टिवेशन एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ, दोनों प्रोवाइड करती है हीट। अच्छा, वाइब्रेशन अगर वायोलेंट हो रही है तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉस्ट होगा, ठीक है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एंजाइम का जो होता है वो लॉस्ट होता है। अच्छा, नेक्स्ट ये पीएच लिखी हुई है कुछ एंजाइम की, ये भी आप लोगों ने याद करनी है ज़रूर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं किसी की भी। पेप्सिन जो है वो स्टमक का एंजाइम है, ठीक है, इसकी पीएच जो है वो एसिडिक है 2, सुक्रेज 4 इसकी पीएच है, स्लाइवरी एमाइलेज की 6.8, कीमोट्रिप्सिन की 7 से 8, ट्रिप्सिन की 8, एंटीरोकाइनेज की 5.5, कैटालेज की 7.6। अच्छा, पैनक्रियाटिक लाइपेज की 9 और आर्जिनेज की 9.7, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, NAD पॉजिटिव इज़ डेरिवेटिव विटामिन B3 का डेरिवेटिव है, ठीक है, ये फेडरल की बुक में बॉक्स बना हुआ है एक, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। NAD पॉजिटिव इज़ द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन B3 का डेरिवेटिव है। अच्छा, मायोसिन है बोथ स्ट्रक्चरल एंड इंजाइमेटिक ट्रेट, ये एक ऐसी प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो स्ट्रक्चरल होती हैं, कुछ होती हैं जो वो इंजाइमेटिक होती हैं, लाइक, ठीक है। मायोसिन एक ऐसी प्रोटीन है, ये मसल्स में हमारे पाई जाती है, जिसमें स्ट्रक्चरल भी है ट्रेट हैं और इंजाइमेटिक भी हैं, ठीक है, दोनों ट्रेट्स मौजूद हैं। लाइक मायोसिन का जो हेड है वो इंजाइमेटिक ट्रेट है और उसकी जो टेल है वो स्ट्रक्चरल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम कॉल्ड एपो एंजाइम। अच्छा, एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जो प्रोटीन पार्ट होता है वो उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं और जो नॉन प्रोटीन होता है उसे कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं एंड ये 2 चैप्टर आई ट्राई माई बेस्ट के जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाएं। आप ये 2 चैप्टर जब तक देखेंगे तब तक जो है वो नेक्स्ट 2-3 चैप्टर जो है वो अगेन अपलोड हो जाएंगे। तो इस तरह से मतलब 1-2 दिन में ये बायो जो है वो कंप्लीट होनी है, ठीक है। इसके अलावा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। आपको कोई इशू है, कोई लेक्चर, कोई मतलब किसी बात की समझ नहीं आ रही है, मतलब आपने मुझे बताना है कि कंटेंट अच्छा लगे, लाइक टू प्रिपेयर फॉर द कैट टू रिवाइज योर कंप्लीट सिलेबस। लाइक एक चैप्टर में से मैक्सिमम जो MCQs कवर अप हो सकते हैं। आप लाइक एंजाइम वाले केस में इसमें 41 MCQs हैं, ये चैप्टर भी 2-3 पेजों का था, ठीक है, लेकिन यूजुअली जो है वो 60-70 पॉइंट्स जो है वो हर चैप्टर से कवर अप किए गए हैं। तो अगर 60-70 MCQs एक चैप्टर से पिक कर लिए जाएं तो देयर आर मोस्टली चांसेस के इनमें से कोई जो है वो आपको पूछा जाएगा। लाइक आपका मिस करने का, कोई MCQs को इन्फॉर्मेशन मिस करने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं किसी भी काम में अपना फीडबैक ज़रूर लेता हूँ दूसरों से कि आपको ये चीज़ कैसी लगी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में या फेसबुक वगैरह पे कहीं ना कहीं जो है वो मुझे अपने कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दीज नोट्स विल हेल्प यू अलॉट टू प्रिपेयर टू रिवाइज योर सिलेबस, नॉट प्रिपेयर। अब तो लास्ट डेज चल रहे हैं तो प्रिपेयर करने का टाइम तो गुजर चुका है, ये इट्स जस्ट फॉर रिवीजन, इट्स जस्ट फॉर योर रिवीजन। सो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना, करते रहिए प्रिपरेशन, रिलैक्स रहना है और प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। My best wishes for you. Thank you very much. We'll see you in the next video.